तो प्रिय बच्चों, चलिए आज हम लोग फिर से आप लोगों के सामने लेके आए हैं आप लोगों के लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम लोग कक्षा छठवीं की अभ्यास पुस्तिका आप लोगों के सामने आए हैं और आज हम लोग फिर से गणित की जो अभ्यास पुस्तिका है वह हम लोग आपके सामने लेके आए हैं। आज हम लोग जो गणित की अभ्यास पुस्तिका में जो हल करने जा रहे हैं वह आज हम लोग अध्याय जो करेंगे वह होगा हमारा अध्याय नंबर 9। आज हम लोग अध्याय नंबर 9 का सॉल्यूशन देखेंगे और अध्याय नंबर जो 9 का नाम है वह है आंकड़ों का प्रबंधन। क्या है? आंकड़ों का प्रबंधन। आज हम लोग आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में समझेंगे और जानेंगे। इसके पहले प्रिय बच्चों, हमने जो भी वीडियो बनाए हैं 6, 7, 8 मतलब कि इसके पहले के जो भी अध्याय हैं उनके जो वीडियो बना के हमने अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें देख लीजिए और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिए। अभ्यास जो पुस्तिका मिली है आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, उससे भी आप कंप्लीट कर लीजिए। हम लोग सभी विषय की बना रहे हैं छठवीं क्लास की, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, संस्कृत, हिंदी, सभी विषय की हमने जो अंग्रेजी है उस विषय की भी वर्कशीट तैयार कर लिया है, उसके वीडियो अपलोड कर लिए। आप लोग चैनल में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को देखकर आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन समझिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसका हल कर लीजिए। ठीक है प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी अवश्य कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं। हम लोग आज अध्याय नंबर 9 के बारे में देखेंगे, आंकड़ों का प्रबंधन। हमारे सामने पहले नंबर का प्रश्न क्या है देखते हैं। पहले नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? संख्याओं का वह संग्रह जो कुछ सूचनाओं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? मतलब संख्याओं का ऐसा समूह बताना है हमें। संख्याओं का समूह, संख्याएं आप जानते हैं 1, 2, 3, 4 ये क्या है? संख्याएं। उनका समूह जो संग्रह है, संख्याओं का वह संग्रह जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह क्या कहलाते हैं? आंकड़े कहलाते हैं। देखिए, संख्याओं का वह संग्रह जो कुछ सूचना देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़े जैसे मान लीजिए आपने एक क्रिकेट मैच देखा और क्रिकेट मैच में आपने संपूर्ण जानकारी दिया। आपने क्या किया? संपूर्ण जानकारी दिया। जैसे क्या जानकारी दिया आपने कि एक खिलाड़ी ने 28 रन बनाया, एक ने मान लीजिए 26 रन बनाया। मतलब इस प्रकार से आपने जो आंकड़ों का नाम दिया वही क्या कहलाता है? मतलब सूचनाएं जो दिए वही आंकड़े कहलाते हैं। आपने क्रिकेट मैच देखा ही होगा, वहां सारणी में आपको पूरे खिलाड़ियों के 11 खिलाड़ी रहते हैं। जितने खिलाड़ी बैटिंग करते हैं उनका आपको रन और बाजू में उनकी गेंदें खेली गई दिखाता है, वही क्या है? आंकड़े हैं। तो संख्याओं का वह संग्रह जो कुछ सूचना देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए। आंकड़ों को सारणी रूप में व्यवस्थित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंकड़ों को अब सारणी के रूप में हम व्यवस्थित कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कुछ आंकड़े दिए गए थे, आपने इस प्रकार से सारणी में व्यवस्थित किया, तो उन्हें मतलब जो उपयोग कर रहे हैं आप सारणी के रूप में, तो उन्हें क्या कहते हैं आपको बताना है। तो आंकड़ों को सारणी के रूप में व्यवस्थित करने के लिए मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हैं या उन्हें मिलान चिन्ह कहते हैं। मिलान चिन्ह क्या होते हैं? आप मान लीजिए अगर 3 कोई आंकड़े का मान है, उसका मिलान चिन्ह बनाना है, तो आप अगर 3 ऐसे खड़े डंडे खींच दें तो ये क्या कहलाता है? मिलान चिन्ह कहलाता है। अगर मान लीजिए 5 है तो आपने क्या करा है? 4 डंडे खींच लिया और इस प्रकार से एक आड़ा डंडा खींच दिया उसमें, तो ये क्या कहलाता है? फिर से मिलान चिन्ह कहलाता है। 6 हो जाए तो 5 इसी प्रकार से, ये एक छठवां। ठीक है प्रिय बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है आपके सामने। आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित करना क्या कहलाता है? उत्तर है आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित करना चित्रालेख कहलाता है। क्या कहलाता है? चित्रालेख कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रिय बच्चों। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न बहुत अच्छा है, देखिएगा। यदि चित्र आपके सामने इस प्रकार से व्यक्ति का एक चित्र मान लीजिए, यदि एक व्यक्ति बराबर 10 हो तो उसी प्रकार के 4 व्यक्ति का मान क्या होगा? हम जानते हैं चूंकि 1 बराबर 10 व्यक्ति, तो अब यहां पर हमसे 4 व्यक्तियों के बारे में पूछा है, तो 4 गुणा हम क्या कर दें? 10 व्यक्ति कर दें, तो कितना आ जाएगा? 40। तो इस प्रकार से क्या होगा? 4 चित्रों का मान कितना हो जाएगा? हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है बच्चों। आगे देखिए। प्रातः 9 बजे से 10 बजे के बीच एक चौराहे से, चौराहा मतलब 4 राहों का समूह को क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। प्रातः 9 बजे से 10 बजे के बीच एक चौराहे से गुजरने वाले वाहनों की संख्या के लिए निम्नानुसार दंड आलेख प्रदर्शित किया गया है।
इस दंड आलेख के लिए उचित पैमाना बताना है। मतलब आपको एक नीचे दंड आलेख दिया गया है, इस दंड आलेख में कौन सा पैमाना उपयुक्त होगा या कौन सा पैमाना लिया गया है हमें वह बताना है। तो यहां पर देखिए आपके पास 0 से लेकर 5 गया, फिर 5 से 10 गया, 10 से कितना गया 15, फिर 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। मतलब हर एक के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। सभी के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो एक इकाई बराबर पैमाना क्या हो जाएगा, एक इकाई बराबर, इधर देखिए वाहनों की संख्या, इसके लिए एक इकाई बराबर कितने वाहन, 5 वाहन हो जाएंगे। ठीक है प्रिय बच्चों, तो इस प्रकार से हमने एक यहां पर लिख दीजिएगा शुरू में पैमाना, यहां पर क्या लिख देंगे आप, पैमाना लिख देंगे, पैमाना एक इकाई बराबर 5 वाहन। ठीक है प्रिय बच्चों, इसका भी उत्तर आप लोग कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मिलान चिन्ह को इंग्लिश में टैली मार्क्स कहते हैं। मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए निम्न सारणी को पूर्ण कीजिए। एक अगर है तो देखिए आपको पहले से दिया गया, दो है तो दो का भी आपको पहले से दिया, एक के लिए एक डंडी, दो के लिए दो डंडी, तीन के लिए कितनी लकीरें सीधी, 3 लकीरें, फिर 4 के लिए 4 लकीरें। लेकिन 5 जैसे आता है तो 5 लकीरों के लिए 4 पहले ऐसी खड़ी खींचिए और फिर एक को इस शुरुआत यहां से कि ये वाले लास्ट वाले जो खड़ा डंडा खींचा आपने उससे मिला दीजिए। तो इस प्रकार से कितनी होती हैं, 5 होती हैं हमारी। 5 के बाद देखिए अब अगर आपके पास 6 है तो 6 को कैसे करेंगे आप लोग, 6 के लिए इसी प्रकार से जिस प्रकार से 5 था, 5 के लिए आपने बनाया तो फिर से वही आपको 4 डंडी खड़ी खींचना है और एक आड़ी खींची थे 5 हो गया। अब एक 6 है तो 6 के लिए एक सिंगल डंडी आपको खींच देना। उसी प्रकार 7 के लिए 5 बनाइए और 2 डंडी फिर बाद में खींच दीजिए। 8 के लिए क्या करना है आपको, 5 बनाना है, 5 के बाद 3 डंडी। मतलब अगर 5 आ रहा है तो 5 में आपको इस प्रकार से करना है। अगर 5 से ज्यादा हो जाता है, 6 है तो 6 के लिए आपको करना है पहले 5 बनाना, उसके बाद छठवें के लिए सिंगल अलग करना है। 10 के लिए डायरेक्ट देखिए यहां पर पहले 9 के लिए देख लीजिए, 9 के लिए आपने 5 बनाया, 5 के बाद 4 डंडी खींच दिया, फिर से आपने 9 हो गया। अब 10 के लिए क्या करेंगे आप, 5 फिर से एक आड़ा, मतलब कि वही 4 एक आड़ा, फिर इसमें भी 4 एक आड़ा, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आप इस सभी मिलान चिन्ह को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद 8वां प्रश्न है हमारा, निम्न दंड आलेख, यहां पर आपको एक दंड आलेख दिख रहा है। निम्न दंड आलेख 1998 और 2002 में व्यापारी द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा को दर्शाता है। अब यहां पर एक दंड आलेख दिया गया है जो 1998 से 2002 तक की का है। यहां पर एक इकाई लंबाई की जो मात्रा है वह 5000 टन है। मतलब हम यहां पर नीचे की तरफ देखें, थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको और दिख जाए। यहां पर देखिए 0 से लेकर 5 तक गया है, तो यहां पर 0 से 5 तक मतलब कि एक इकाई है, उस एक इकाई को 5000 टन के बराबर मापा गया है। यहां पर हम सबसे ज्यादा और सबसे कम की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए किस वर्ष में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ, मतलब कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहां दिख रहा है आपको, जो सबसे ऊंचा दंड आलेख दिख रहा हो तो कौन सा है वो, 2002 है। तो 2002 में सबसे ज्यादा गेहूं का क्या हुआ है, उत्पादन हुआ है। फिर अगला प्रश्न देखिए, वहीं पर ही आपको नीचे साइड में दिख रहा होगा, किस वर्ष में गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ, तो न्यूनतम उत्पादन सबसे छोटा कहां पर है, 1998 में। तो इस प्रकार से हमारे आ और बा का उत्तर हो गए। आप लोग नीचे इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 2002 में सन 2002 में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ लगभग 35,000 टन। कितना, 35,000 टन हुआ है। और उसी प्रकार 1998 में गेहूं का न्यूनतम उत्पादन कितना हुआ है, 14,000 टन। कितना हुआ है, 14,000 टन। आप इस प्रकार से उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, आगे अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने प्रिय बच्चों, 8वां प्रश्न कह रहा है, किसी मोहल्ले के एक व्यक्ति द्वारा पसंद किए गए फ्रीजों के रंगों की सूचना निम्न चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। ये रंग आपको दिया है नीला, हरा, लाल, सफेद। उनके सामने जो व्यक्ति पसंद कर रहे हैं उनकी संख्या दी गई है। अब यहां पर देखिए एक व्यक्ति, मतलब कि एक जो चित्र है वह 10 व्यक्तियों के बराबर है। मतलब कि नीला पसंद करने वाले की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, 6 में अगर हम 10 का गुणा कर देते हैं तो कितना आ गया, 60। अर्थात नीला पसंद करने वाले कितने हो गए, 60। हरा में कितना है, 4 व्यक्ति, तो 4 गुणा 10, 10 बोले तो ये कितना हो गया, 40। 4 गुणा 10 बोले तो 40। उसी प्रकार लाल की बात करें तो 5 गुणा कितना, 10, मतलब 50। और ये सफेद क्या है, 2 गुणा 10 मतलब 20। मतलब कि सबसे कम सफेद पसंद करते हैं, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा कौन पसंद करते हैं, नीले पसंद करते हैं। चलिए हम प्रश्न देखते हैं, हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न हमारा है पहला, नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने, 1 2 3 4 5 6,
6 में हम किसका गुणा कर देंगे, 10 का गुणा कर देंगे तो हमें नीले पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या मिल जाएगी। देखिए यहां पर चूंकि एक व्यक्ति बराबर कितना है, 10 व्यक्ति, मतलब एक चित्र बराबर 10 व्यक्ति, तो नीला पसंद करने वाले व्यक्ति कितने, 6 है, तो 6 गुणा 10, तो 6 गुणा 10 करें तो कितना आ गया, 60 व्यक्ति आ गए। कितने व्यक्ति हरा रंग पसंद करते हैं, तो हरा पसंद करने वाले को कितने हैं, 4 व्यक्ति। कितने व्यक्ति यहां पर देखिए, ये हरा पसंद करने वाले टोटल कितने हैं, 4 हैं। अब यहां पर देखिए आप हरा पसंद करने वाले व्यक्तियों की बात करें तो 4 गुणा 10 कर देते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति बराबर कितना है, 10, मतलब एक चित्र बराबर 10 व्यक्ति है, तो 4 गुणा 10 करें तो कितना आ गया, 40 व्यक्ति। सफेद रंग सबसे कम पसंद किया जाता है, क्योंकि 2 गुणा 20 बराबर कितने व्यक्ति, 20। यहां पर हमसे प्रश्न पूछा है कौन सा रंग सबसे कम पसंद करते हैं, तो सफेद रंग जो है, जो 20 व्यक्ति हैं तो वो सबसे कम पसंद करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1998 से 2000 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। ठीक है, मतलब कि ये सारणी द्वारा आपको दर्शाई गई है। वर्ष 1998 में 800 साइकिलें की निर्मित की गई, 99 में 600, 2000 में 900, 2001 में 1100 और 2002 में कितनी, 1200। अब यहां पर क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है किस वर्ष ने अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की। उसके पहले ऊपर कुछ लाइन लिखी, उसे देख लेते हैं। निम्न आंकड़ों का दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए, अपनी पसंद का पैमाना लेना है। ठीक है, हम दंड आलेख बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम उत्तर को देखेंगे। अब हमारे पसंद का पैमाना बोला है तो हम हमारे पसंद का लिए, तो क्या लिए, पैमाना 1 इकाई बराबर 200 साइकिल माना। हमने पैमाना 1 इकाई बराबर कितना मान लिया, 200 साइकिल। ये 200, 400, 600, 800, 1000 है, ये 100 दिख रहा होगा आपको, इसे 1000 कर लीजिएगा, फिर ये 1200। इस प्रकार से आपने पैमाना मान लिया है। अब पैमाना जब मान लिया है आपने, तो उसने क्या बोला, 1998 में कितनी साइकिलें हैं, 800, तो हमने 800 तक बनाया। 1999 में कितनी बोला है, 600। फिर 2000 में कितनी बोला है उसने, 900 बोला है, तो ये 900 तक बना दिए। फिर 2001 में कितनी बोला है उसने, 1100, तो 1100 तक बना दिए। और 2002 में कितनी बोला है उसने, 1200 तक, तो हमने क्या कर दिए, 1200 तक बना दिए। तो इस प्रकार से आप दंडालेख बना लीजिएगा। अब पहला प्रश्न देखते हैं, यहां पर क्या बोला, किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित, तो किस वर्ष में अधिकतम साइकिलें निर्मित हुई हैं, तो हमने देखा अभी जो 2002 का सन था, यहां पर देखिए 2002 का सन आप लोगों को दिख रहा होगा, उसमें हमारी कितनी साइकिलें, 1200 साइकिलें निर्मित हुई, अर्थात हमारा यहां पर 1200 साइकिलें निर्मित हुई। वर्ष पूछा है तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2000। ठीक है, किस वर्ष में न्यूनतम साइकिलें निर्मित हुई, तो आपको दिख रहा होगा 1999 में सबसे कम साइकिलें कितनी हुई हैं, 600, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1999। ठीक है प्रिय बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा, और जो भी दिक्कत आती है आप कमेंट कीजिएगा, मैं वहां पर आपके प्रश्नों को उत्तर अवश्य दूंगा। ठीक है प्रिय बच्चों, अब यहां पर देखिए, किस वर्ष के, 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है हमारा, किसी वर्ष के प्रथम 4 महीनों में किसी विश्राम गृह के लिए खरीदे गए बिजली के बल्बों की संख्या निम्नलिखित है। अब यहां पर किसी वर्ष के 4 महीने में किसी विश्राम गृह के लिए खरीदी गए बिजली की संख्या निम्नलिखित है। उपरोक्त को एक चित्रालेख द्वारा निरूपित करना है हमें। ठीक है, यहां पर देखिए महीना क्या है, जनवरी का, जिसमें 20 बच्चों की संख्या दी गई है। जनवरी महीना में पहले प्रश्न एक बार फिर से समझिए, किसी वर्ष के प्रथम 4 महीनों में किसी विश्राम गृह के लिए खरीदी गई बिजली के बल्बों की संख्या निम्नलिखित है। तो यहां पर ये बल्ब बच्चों की नहीं होगा, बल्बों की संख्या है। ठीक है, यहां पर बल्बों की संख्या है। तो जनवरी में कितने खरीदे गए, 20, फरवरी में कितने खरीदे गए, 26, मार्च में कितने खरीदे गए, 30, और अप्रैल में कितने खरीदे गए, 34। यहां पर मिसप्रिंट छपा है, यहां पर बल्बो है, बच्चों नहीं है, आप लोग बल्बो लिख लीजिएगा, बल्बों की संख्या। ठीक है, यहां पर हमने भी थोड़ा यहां पर मिसप्रिंट हो गया है, यहां पर भी आप क्या लिखेंगे, बल्बों की संख्या लिख लीजिएगा। तो बल्ब है, याद रखिए जहां जहां बच्चे हैं वहां पर बल्ब है, आप बल्ब कर लीजिएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, यहां पर देखिए, अब इस प्रकार से आपने देख लिया, हमें इसका क्या बनाना है, एक सारणी बनाना है बल्बों की संख्या की निम्नलिखित। ठीक है, चित्रलेख मतलब कि चित्रलेख द्वारा हमें निरूपित करने बोला। तो माना एक बल्ब जो है वह 10 बल्बों को निरूपित करता है। तो जनवरी में देखिए कितने बल्बों का, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जिससे जनवरी की संख्या कितनी थी, यहां पर 20 है। तो देखिए एक बल्ब बराबर 10, मतलब कि एक चित्र अगर बनाते हैं तो 10 के बराबर है। तो यहां पर जनवरी में 20 है, तो एक बनाए, 2 बना दिए, तो 10 और 10 कितना हो गया, 20। उसी प्रकार फरवरी में देखिए 26 है। अब 26 हमें बनाते नहीं बनता, इसके लिए हमने क्या करा, उसका मान 25 मान लिया। तो हम बल्ब बनाए 2 पूरे पूरे और एक को आधा बना दिए, तो आधा बल्ब मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 25। मार्च में देखिए कितना है, 30 है, तो 30 के लिए हमने 3 बल्ब बना दिए प्रिय बच्चों। फिर यहां पर देखिए अगला अप्रैल है, अप्रैल में कितना है, 34 है, हम उसे क्या मान लेते हैं, 35 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 35 मान लेते हैं। तो देखिए हमने 3 बल्बों को पूरा पूरा बनाया और एक को आधा बना दिया। इस प्रकार से हमने इस
मतलब कि जो हमें सारणी दी गई थी उसका चित्रालेख बना लिया है। यहां पर हमने एक लाइन लिखी है, अच्छे से देखिए। यहां हमने 26 को 25 और 34 को 35 माना, इसलिए बल्बों को आधा फरवरी और अप्रैल में बनाया है। ये लाइन आप लोगों को याद रखने के लिए, समझाने के लिए लिखी है हमने। आप इस प्रकार से इसका डायग्राम बना लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में उत्तर अवश्य दूंगा। और अगर ज्यादा ही दिक्कत है आपको तो टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, वहां पर ले लीजिएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पर लिंक को टैप कीजिएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और वहां से आप पूरी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं सभी सब्जेक्टों की। ठीक है, वहां पर मैं आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराते रह रहा हूं, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, तो अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी अवश्य कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे अवश्य पूछेगा कमेंट करके। ठीक है प्रिय बच्चों, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।